एक ब्रह्मचारी का जीवन अथाह ज्ञान से संपन्न होता है, लेकिन उसमें भी अनुभव की कमी होती है। स्नातक कपिल की मनः स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। नित्य की तरह आज भी भिक्षु कपिल नगर में घूम घाम कर आया और नगर सेठ प्रसेनजित के द्वार आकर भिक्षा के लिए गुहार लगाई, भवती भिक्षाम देहि। जब नगर सेठ प्रसेनजीत की अनिद्य सुंदर सेविका मधुलिका भिक्षा लेकर द्वार पर आई तो भिक्षु कपिल उसके गौरव वर्ण और सौंदर्य से अपनी दृष्टि नहीं हटा पा रहे थे। कुछ क्षणों के लिए उमंगों का ऐसा तूफान आया जिसके केंद्र में यह दोनों एक दूसरे को निहारते हुए स्तब्ध खड़े थे। सौंदर्य की प्रतिमा नव यौवना मधुलिका और सुदीर्घ वक्ष उन्नत ललाट सुकुमार कपिल लंबे समय तक एक दूसरे को ऐसे ही एक तक देखते रहे, जैसे आंखों के रास्ते उनके मन के तार जुड़ चुके हो और बातों का सिलसिला शुरू हो गया हो। वहां शब्दों का अभाव था, लेकिन अर्थों का नहीं। आचार्य इंद्रदत्त के शिष्य कपिल स्नातक, बुद्धिमान और ब्रह्मचारी थे, किंतु कुछ समय के लिए उनके संपूर्ण ज्ञान को मधुलिका नाम का ग्रहण लग गया था। कपिल भिक्षा लेने गए थे, लेकिन सौंदर्य पर स्वयं मुग्ध हो आए। अब तो जब भी अवसर मिलता कपिल उसी सौंदर्य के दर्शन करने पहुंच जाता था। जब रोज रोज की उत्सुकता और आकर्षण कपिल को उस द्वार पर खींच ले गई, तब शुरू हुई पतन की करुण दास्तां। कपिल का मन उस सुंदरी के सौंदर्य का दीवाना हो चुका था। इसी के चलते उसने अपनी विद्या खोई, समय खोया। धीरे धीरे वह अपना ओजस तेजस भी उस पर लुटाने लगा। लेकिन वासना कब शांत होने वाली थी? इतिहास गवाह है कि कितने ही बड़े बड़े विद्वानों को वासना ने धूल चटाई है। यह तो महज एक शुरुआत थी। वसंत पर्व का समय था। सभी नगर कन्याएं विभिन्न प्रकार के वस्त्रालंकार से स्वयं को सजाने में व्यस्त थी। मधुलिका सुंदरी तो थी, लेकिन साथ ही वह एक निर्धन सेविका भी थी। अपनी आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए उसने अपने प्रेमी कपिल से 100 स्वर्ण मुद्राओं की मांग की। लेकिन कपिल तो एक स्नातक था। वह केवल शिक्षा के लिए कौशाम्बी से यहाँ रहने आया था। उसके पास भला स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आएगी? इस बात से वह भली भांति परिचित थी। अतः उसी ने युक्ति भी बताई। मधुलिका बोली, मैंने सुना है श्रावस्ती नरेश बड़े ही दानी राजा है। वह अवश्य आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दे देंगे। अतः आप भिक्षा के लिए उनके पास जाइए। प्रेम में मरता भला क्या न करता। चल दिया श्रावस्ती की ओर। चलते चलते संध्या हो चुकी थी। नगर पहुंचने में रात हो गई। उन्हें कल ही स्वर्ण मुद्राएं अपनी प्रियतमा मधुलिका तक पहुंचानी थी। अतः वह रात के अंधेरे में ही नरेश के द्वार पर पहुंचे। रात्रि में एक अजनबी याचक को आया देख प्रहरी को शंका हो गई। प्रहरी ने कपिल को दस्यु समझा और उठाकर बंदीगृह में डलवा दिया। सुंदरी के प्रेम में पागल कपिल ने आत्मसम्मान भी खोया और प्रहरी की प्रताड़ना सही जो अलग। रात भर बंदीगृह में पड़े रहने के बाद सुबह उसे राजदरबार में नरेश के सामने पेश किया गया। कपिल ने निडरता से अपनी सारी प्रेम कहानी सुना दी। कपिल की सत्यनिष्ठा और निश्चलता से राजा बड़ा प्रभावित हुआ। राजा बोला, हे युवक, मुझे तुम्हारे प्रेम से सहानुभूति है। तुम जो चाहो मांग सकते हो। पहले कपिल ने सोचा 100 स्वर्ण मुद्राएं, फिर विचार आया सहस्त्र भी मांग लूं तो मिल जाएगी। फिर उसका लालच और अधिक बढ़ा। सोचने लगा, सहस्त्र ही क्यों, 1,00,000 क्यों नहीं? कहा भी गया है, जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। अंततः उसने सोचा, क्यों न ऐसा कुछ मांगा जाए कि जीवन भर मधुलिका के साथ प्रेम पूर्वक रह सकूं। बस फिर क्या था। ऐसा विचार आते ही वह बोल उठा, आपका संपूर्ण राज्य मुझे दे दीजिए। याचक के यह शब्द सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सब आपस में बहस करने लगे कि ये भिक्षु पागल हो गया है। किंतु श्रावस्ती नरेश बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। श्रावस्ती नरेश बोले, आज से यह राज्य तुम्हारा। याचक
मैं तो वैसे भी निसंतान हूँ। राजसिक भोगों से क्षुब्ध हो चुका हूँ। मैं कितने ही दिनों से सोच रहा था कि कोई योग्य व्यक्ति मिले तो राज्यभार उसे सौंपकर निश्चिंत होकर आत्मकल्याण के लिए प्रयास करूं। किंतु आज तुमने मेरे सिर से यह भार उतारकर मुझ पर बड़ी कृपा की। आज से श्रावस्ती तुम्हारी। याचक कपिल नरेश के यह वचन सुनकर स्तब्ध रह गया। वह स्वयं को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा था। वह गहरे विचारों के समुद्र में गोते लगाने लगा। सोचने लगा, क्या आत्मकल्याण का रास्ता, आत्मशांति इतनी महत्वपूर्ण है कि उस पर इतना बड़ा राज्य न्योछावर किया जा सकता है? अगर ऐसा है तो मैं महामूर्ख हूं। मैंने अपनी शिक्षा को कलंकित किया है, अपने गुरु का अपमान किया है। मुझसे गलती हो गई। यह सब सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपनी गलती को सुधारते हुए कपिल बोला, क्षमा कीजिए महाराज, मुझे नहीं चाहिए आपका राज्य। मैं श्रेय से भटककर प्रेय की ओर चला गया था। मुझे वासना प्रिय लगने लगी थी, लेकिन अब मैं वापस प्रेय से श्रेय की ओर प्रस्थान करूंगा। परिवर्तन के इन महान क्षणों में कपिल की आंखों में तेज और वाणी में दृढ़ता थी। सभी सभासद अचंभित थे कि यह कैसा विचित्र याचक है जो चंद स्वर्ण मुद्राएं पाने के लिए रात भर बंदीगृह में पड़ा प्रताड़ित हुआ और अब जब सब कुछ मिल रहा है तो छोड़कर चल दिया। आश्चर्य! देखते ही देखते कपिल दूर, बहुत दूर क्षितिज में विलीन हो गया।